उद्देशिका चैप्टर का क्या नाम है? उद्देशिका। प्रस्तावना यानी प्रस्तावना कैसे क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में मैं आज तारीख 26 नवंबर 1949 सीमित मिति मार्च शुल्क सप्ताह संवत 2006 विक्रम को तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्गीकृत करता है? संविधान का प्रस्ताव। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्गीकृत करता है? संविधान का प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत को कैसे किया गया है? भारतीय संविधान को प्रस्तावना में भारत को जो है एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचों का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीयवाद 1973। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसका मूल ढांचा में उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीय बनाम के 1973। संविधान संबंधित विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्म पत्रिका। उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था संविधान को? उद्देशिका को संविधान का आत्मा। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र का उद्देशिका का परिचय पत्र किसने कहा था? N.M. पालकीवाला ने। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 जिसमें रीट निकालने के संवैधानिक उपचार का अधिकार है, उसको आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। सर अर्जेंट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का। सर अर्जेंट बारकर ने प्रस्तावना को क्या कहा था? परिचय पत्र कहा था। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ और धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस तत्व से संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? SR बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में मौलिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होता है हम भारत के लोग से।
लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं उसमें है। लोक कल्याण किस में है? डीपीएसपी में। इसे यह जो है उद्देशिका में नहीं है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत में एवं मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है वो कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार से, राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य से। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वां संविधान। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किस संज्ञा किसने प्रदान की थी? के.एम. मुंशी। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरोगारी बनाम संघ मामले में। प्रस्तावना को प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह उच्च न्यायालय कब नहीं माना था? बेरोगारी बनाम संघ मामले में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा का न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कब कहा था? गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य में। इंडियन ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर होने वाला है? मृदा। सोयल, मृदा यानी सोयल। भारत की मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 8 भागों में किया गया है। कौन कौन सा मृदा होता है? जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, काली पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, वन मृदा। कौन कौन मृदा? जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल और पीला मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा है और लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। मृदा लैटिन भाषा सोलम फर्स, सोलम लैटिन मृदा कैसे कौन सा भाषा है? लैटिन भाषा, जिसमें सोलम फर्स बोला जाता है उसको। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ या कछाड़ी मृदा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ या कछाड़ी मृदा। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मृदा। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। रेगुर या काली मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में? महाराष्ट्र में। मालवा के पठार में किस मृदा की अधिकता है? काली मिट्टी का। मालवा के पठार में किस मृदा की अधिकतम है? काली मिट्टी का। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। पीली रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का जो पीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। जबकि लाल रंग लोहे का ऑक्साइड के कारण। जबकि मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लोहे का ऑक्साइड के कारण। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में।
लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुवर होती जा रही है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा में जो है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण दिनों दिन क्या हो रहा है? अनुवर हो रहा है, यानी खराब होते जा रहा है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा के जो क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। लेटेराइट मृदा भारत की मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई या दोमट मिट्टी में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस में होती है? बलुई या दोमट मृदा में। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त किया जाता है? चिकनी मृदा से। पौधे को सबसे अधिक जल किस मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहनी फसल। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल की जाती है? दलहनी फसल। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपर्दन से। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपर्दन से। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया द्वारा है? अवनालिका अपर्दन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट मृदा। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका और रेत। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका, रेत। गाद, मृत्तिका, रेत। भारत की मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। भारत की मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। अम्लीयता किसी मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। वही क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग। मिट्टी का क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय मृदा में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और चूने की। लवणीय मृदा में किसका कमी होता है? नाइट्रोजन और चूने की। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा। मिट्टी की प्राकृतिक और पीएच मान देखो। 1 से 6 तक के मिट्टी को अम्लीय मिट्टी। पीएच मान 1 से 6 तक को अम्लीय मिट्टी। पीएच मान 7 जिस मिट्टी का होता है उदासीन मिट्टी। 8 से 14 तक की मिट्टी को क्षारीय मिट्टी। 8 से 14 तक की मिट्टी को क्षारीय मिट्टी। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैसे पदार्थ की कमी होती है। लाल और पीली अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल मिट्टी और पीला मिट्टी किस प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति। इसमें किस चीज का कमी होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। वर्ल्ड ज्योग्राफी में चट्टानों का जो चट्टान एवं ज्वालामुखी के बारे में दूसरा डे होने वाला है। किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? अम्लीय लावा में। किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? अम्लीय लावा में। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार पर है उस कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी। माउंट किलिमंजारो जो है किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलाई। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाई कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप। किस देश में स्थित है? अमेरिका में। किस देश में स्थित है? अमेरिका में।
हमारे सौर मंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मौज। ओलंपस मौज सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मौज। सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मौज, जो किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। जो किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माउंट स्ट्रोमली को। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माउंट स्ट्रोमली को। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेली कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेली पर्वत जो है किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो जो है किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। मोना लुआ एक सक्रिय ज्वालामुखी, यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोना लुआ एक कैसा ज्वालामुखी है? मोना लुआ एक कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। वो कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एल्बू या इरेबस। माउंट एल्बू या इरेबस। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एल्बर्स है, इरेबस। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन सा है? देवबंद और कोह सुल्तान। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन सा है? देवबंद और कोह सुल्तान। यूरेशियन प्लेट अफ्रीका व इंडियन प्लेट के मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आता है। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट किस महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आता है। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीका और इंडियन किस प्लेट के अंतर्गत आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी के अंतर्गत। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाला कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? क्रेटर। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड और शाश्वता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? मिश्रित ज्वालामुखी। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है रेनियर, हुड और शाश्वता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? मिश्रित ज्वालामुखी। विश्व में जो कुछ सक्रिय ज्वालामुखी है उसको देखो किस देश में स्थित कौन सा ज्वालामुखी है, उसका ऊंचाई। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर 5897 मीटर। 5897 मीटर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी का है इक्वाडोर। क्लुचेस्काय ज्वालामुखी का है? क्लुचेस्काय ज्वालामुखी रूस। क्लुचेस्काय ज्वालामुखी रूस। कितना इसका ऊंचाई है? 4668। 4688। 4688। वेरेन गेल पर्वत कहाँ पर है? अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका। वेरेन गेल पर्वत कहाँ है? अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका। कैमरून, कैमरून कहाँ पर है? कैमरून ज्वालामुखी कैमरून में। इरेबस कहाँ पर है? अंटार्कटिक में। इरेबस या इसी का अन्य नाम क्या कहा जाता है? एरबुस। इरेबस का अन्य नाम क्या है? एरबुस, जो कहाँ पर है? अंटार्कटिक महासागर में। निरागोनगो ज्वालामुखी कहाँ पर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। निरागोनगो ज्वालामुखी कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इलियाम ज्वालामुखी कहाँ है? अलेतुआन श्रेणी में, जो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। एटना ज्वालामुखी सिसिली, इटली में। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में। माउंट बेकर ज्वालामुखी कहाँ पर है? कास्केड श्रेणी में। माउंट बेकर ज्वालामुखी कास्केड श्रेणी में। चिल्लन ज्वालामुखी चिली में। चिल्लन ज्वालामुखी चिली में। माउंट न्यू मुरागिरा ज्वालामुखी कांगो में। माउंट न्यू मुरागिरा ज्वालामुखी कांगो में। विल्लारिका ज्वालामुखी चिली। विल्लारिका ज्वालामुखी चिली। माउंट रुहापेहु ज्वालामुखी न्यूजीलैंड। माउंट रुहापेहु ज्वालामुखी न्यूजीलैंड। पोरक ज्वालामुखी, पोरक ज्वालामुखी आसामा ज्वालामुखी, आसामा ज्वालामुखी जापान। सेंट हेलेस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका। सेंट हेलेस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका। नंगा उरुहोय ज्वालामुखी न्यूजीलैंड में। नंगा उरुहोय ज्वालामुखी न्यूजीलैंड। हवला ज्वालामुखी आइसलैंड में। हवला ज्वालामुखी आइसलैंड में। विसुवियत ज्वालामुखी इटली, नेपल्सन की खाड़ी में। विसुवियत ज्वालामुखी इटली के नेपल्सन की खाड़ी में। किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका।
किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी इटली। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी इटली। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। ज्वालामुखियों का मेखलाबंद वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4। ज्वालामुखी का मेखलाबंद वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। ज्वालामुखी मेखला, प्रशांत महासागरीय मेखला पहला, उसके बाद मध्य महाद्वीपीय मेखला, उसके बाद मध्य अंटार्कटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक। अंतरा पेटीय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो मेखला जो है ना, सब क्षेत्र बांटा हुआ ज्वालामुखी इस मेखला क्षेत्र में आता है। जैसे बड़ी प्रशांत महासागरीय मेखला, जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र आता है वो बड़ी प्रशांत महासागरीय मेखला के अंतर्गत आता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर कौन आता था? मध्य महाद्वीपीय जैसे यूरेशिया प्लेट, अफ्रीका, इंडियन प्लेट कहाँ आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। मध्य अंटार्कटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक है। अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शील्ड शंकु। क्षारीय लावा शंकु को किस नाम से जाना जाता है? शील्ड शंकु। अलास्का, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंधारों की घाटी कहा जाता है। अलास्का कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में आता है अलास्का। उसको अलास्का को क्या कहा जाता है? अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआंधारों की घाटी कहा जाता है। पर्यावरण मान को चैप्टर चलेगा। ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। ओजोन परत वायुमंडल में किस स्तर में स्थित है? समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? समताप मंडल में। 6 मंडल ऊपर एक समताप मंडल है, उसी में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 20 से 35 किलोमीटर। 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन अभाव मंडल की खोज किसने की थी? G.W. केंट मूर ने। 2015 में जो है तिब्बत के पठार पर ओजोन छिद्र हुआ था, उसका खोज किसने किया था? G.W. केंट मूर ने। अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? नहीं, वो तो तिब्बत के पठार के ऊपर G.W. केंट मूर ने ओजोन छिद्र का खोज किया था। वही अंटार्कटिक के ऊपर ब्रायन गार्डिन और जोनाथन साइक्लिन। ब्रायन गार्डिन और जोनाथन साइक्लिन ने किस ओजोन छिद्र का खोज किया था? अंटार्कटिक के ऊपर जो ओजोन छिद्र का खोज किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षरण से रोकने से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों बनाया जाता है? ओजोन परत को क्षरण से रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन में। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? डॉप्सन में। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CFC, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और डाइक्लोरोएथिलीन। हेलोजन में कौन सा आता है? हेलोजन 1211 और 1301 आता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हेलोजन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड और डाइक्लोरोएथिलीन। डाइक्लोरोएथिलीन भी ओजोन परत के क्षरण में क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ऐसा पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाता है उसे ओजोन अनुकूल पदार्थ कहा जाता है। जो ओजोन परत के कम से कम क्षरण करता है, उसको हानि पहुंचाता है, उसे क्या कहा जाता है? ओजोन अनुकूल पदार्थ कहा जाता है। भारत में सबसे मोटा जो है ओजोन परत किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। भारत में श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है। त्रिवेंद्रम में सबसे कम। ओजोन परत की मोटाई सबसे कम क्या है? त्रिवेंद्र में। सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ पर है? श्रीनगर में। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। ओजोन परत की परत में कमी किस माह के अंतर्गत आता है? सितंबर से अक्टूबर के अंदर। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रो से कम। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण का आकार कितना होता है? 5 माइक्रो से कम होता है।
मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करता है? मानव जनित प्रदूषण के कारण। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण, जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करता है? मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषण जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाता है प्राथमिक प्रदूषण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषण स्रोत से सीधा वायु में मिल जाता है उसे प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। ऐसा वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है कहलाता है द्वितीय वायु प्रदूषक। ऐसा वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थ की क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है उसे कौन सा प्रदूषक कहा जाता है? द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जैसे पीएन, ओजोन तथा समौग किस प्रकार के प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन और समौग, अस्मौग। परऑक्सी नाइट्रेट, ओजोन और अस्मौग किस प्रकार के प्रदूषण है? द्वितीय प्रदूषण। कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण से। जब अकार्बनिक पोषक तत्व होता है जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट जलीय पारिस्थितिक तंत्र, फॉस्फेट और नाइट्रेट जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाता है तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? सुपोषण से। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करता है? लेड। वायु वाहनों के जो है पेट्रोल में दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषण करता है? लेड। ऐसा प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? जैव विघटन प्रदूषक। ऐसा प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु सब होता है द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा कौन कराता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय रहने पर कौन सा रोग होता है? एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारण में तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थ का निष्कासन। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। रेफ्रिजरेटर में प्रतिशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैस विपणन समानांतर मेफ्रोन ब्राउन नाम से अंतर्गत किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत के रूप में भरी जाने वाले गैस का विपणन सामान्यतः कैसा किया जाता है? मेफ्रोन ब्राउन नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोजन हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो कौन सा गैस होता है जो रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत के रूप में रहता है? हेलोजन हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रतिशत के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? हेलोजन हाइड्रोकार्बन और अमोनिया। हेलोजन हाइड्रोकार्बन और अमोनिया। जैवोपचार। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? स्वस्थानीय जैव उपचार। जैव उपचार प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाए तो इसे स्वस्थानीय जैव उपचार कहते हैं।
यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाह्य स्थानोपचार। यदि प्रदूषक पदार्थ को जो है किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका उपचार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बाह्य स्थानीय उपचार। प्रदूषक को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण। प्रदूषकों को जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित करके उपचार को क्या करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण। ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स फाइबरी एवं हेनरी बुसॉन ने। ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स फाइबरी और हेनरी बुसॉन ने। चार्ल्स फाइबरी और हेनरी बुसॉन ने। फिजिक्स में आज कौन सा चैप्टर होने वाला है? ध्वनि यानी साउंड। पराध्वनिक जेट में वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचाती है? ओजोन परत के। पराध्वनिक जेट जो है वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुंचाता है? ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को। किस मापने हेतु डेसिबल का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि को तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? 16.5 मीटर। ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम कितना ध्वनि की दूरी होना चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। समुद्र ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद करने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? अनुरणन के कारण। सिनेमा घरों और सभागारों में जो है भाषण खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक जो है वो सुनाई देता है। किस कारण से होता है? अनुरणन के कारण। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? वायुमंडल की अभाव है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते, किस कारण से? वायुमंडल के अभाव के कारण से। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? सोनोग्राफी। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे सोनोग्राफी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। मानव के लिए सबसे किस डेसिबल का उपयुक्त है? 45 डेसिबल का ध्वनि। किसके अनुसार? WHO के अनुसार है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? वे पराध्वनिक तरंग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ अंधेरी रात को जो है काला रात में भी क्या करता है? अपना शिकार को पकड़ सकता है और उड़ भी सकता है। किस कारण से? पराध्वनिक तरंग के उत्पन्न के कारण से। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का। टीवी रिमोट में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का। ध्वनि का स्रोत है और डेसिबल है। साधारण बातचीत कितना डेसिबल पकड़ते हैं? 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल। तेजी से बातचीत 50 से 60 डेसिबल। तेजी से बातचीत 50 से 60 डेसिबल पे। तेजी संगीत और शोर शराबा कितना डेसिबल? 80 डेसिबल से अधिक होता है। संगीत और शोर शराबा 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्तियों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। पेड़ के पत्तियों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन, पुलिस एम्बुलेंस का जो सायरन होता है वो 110 से 120 डेसिबल होता है। पुलिस और एम्बुलेंस का सायरन 110 से 120 डेसिबल के बीच होता है। पूछा हुआ भी था सायरन पुलिस और एम्बुलेंस में कितना डेसिबल होता है? 110 से 120। जेट विमान में कितना डेसिबल? 140 से 150 डेसिबल। जेट विमान में 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखाना में कितना डेसिबल होता है? 100 से 120 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानाओं में उसमें कितना डेसिबल होता है? 100 से 120। टेलीविजन ग्रही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरोध। टेलीविजन ग्रही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत
चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है अवरक्त किरण। किसी भी चीज को जो दूर तक जो पकड़ाना रहता है, जैसे रिमोट हो गया, किसी भी चीज का बॉल जो छोटा रेजर लाइट से, उसमें किस किरण का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरण का। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेदन ध्वनि गुण के आधार पर किया जाता है। सितार और बांसुरी में जब एक ही स्वर में आवाज निकलता है तो उसका विभेदन कैसे किया जाता है? ध्वनि के गुणवत्ता के कारण, ध्वनि के गुणता के कारण उसके जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम क्या होता है? सब ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे ज्यादा इसमें लोहा में दिया हुआ। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किस में होगा? उससे कम जल में, सबसे कम नाइट्रोजन में। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग उससे कम जल, उससे कम नाइट्रोजन में। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक तथा द्रव माध्यम में सबसे कम, गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। ध्वनि का चाल जो सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है। द्रव माध्यम में ध्वनि का चाल कम होता है तथा गैस माध्यम में सबसे कम होता है। ध्वनि का चाल सबसे कम गैस माध्यम में होता है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। इसका मतलब क्या हुआ? तापमान या ध्वनि का वेग का समानुपाती हो गया। तापमान का और ध्वनि का वेग में कैसा रिलेशन है? समानुपाती का। तापमान घटने से ध्वनि का वेग भी घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात से। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकता है? निर्वात से। ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि जो है ठोस एवं गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है और धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन। एकॉस्टिक्स में किस का अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। एकॉस्टिक्स ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकता है? ध्रुवण। ध्वनि घटना, ध्वनि का तरंग जो है, ध्वनि तरंग में क्या नहीं हो सकता है? ध्रुवण का घटना नहीं हो सकता है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है उसके आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व जो है, पिच इसको बोलते हैं। तारत्व क्या बोलता है? पिच। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? ध्वनि तरंग का परावर्तन। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। प्रस्रवित तरंग की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रस्रवित तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मानव का श्रव्य ध्वनि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। प्रस्रव ध्वनि तरंग किसके द्वारा सुनी जा सकती है? डॉल्फिन मछली द्वारा। प्रस्रव ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती है? डॉल्फिन के द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है माइक्रोफोन द्वारा। ध्वनि ऊर्जा को उसको विद्युत ऊर्जा में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं? माइक्रोफोन। जैसे ध्वनि ऊर्जा हम फोन से बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में जाकर दूसरे मोबाइल में फिर बजता है। उसके क्या कारण होता है? माइक्रोफोन के कारण। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर है। एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल 6420 किलोमीटर है। स्टील में ध्वनि के चाल 59-60 मीटर पर सेकेंड है। लोहा में ध्वनि के चाल 59-50 मीटर पर सेकेंड है। कांच में ध्वनि के चाल 39-80 मीटर पर सेकेंड है। जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल 1402 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि पूछा भी जाता है। वायु में ध्वनि का चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल 316 मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रोजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल 1286 मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रोजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल 1286 मीटर। समुद्र जल में ध्वनि का चाल 1533 मीटर पर सेकेंड है। समुद्री जल में ध्वनि का चाल 1533 मीटर पर सेकेंड। सामान्य जल में ध्वनि का चाल 1493 मीटर पर सेकेंड है। सामान्य जल में ध्वनि का चाल 1493 मीटर पर सेकेंड है। महिलाओं की ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। ऑक्सीजन में सबसे कम ध्वनि का चाल
सबसे अधिक ध्वनि का चाल एल्युमिनियम और सबसे कम ध्वनि का चाल ऑक्सीजन में। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारक अधिक होता है। जो जिसका आवाज पतला होने का मतलब उसका तारक अधिक होना चाहिए। किसी भी आवाज का पतला होने का मतलब क्या होता है, उसका तारक अधिक होता है। जैसे महिलाओं का आवाज पतला होता है तो उसका मतलब उसका तारक अधिक है। कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछने की सब नहीं है जना एगो पूछने दिला कि स्मार्टफोन जैसे वाले काय का प्रयोग थोड़ी गड़बड़ी पूछ लेता है। आधातुनन मेटल के दूसरा रोज आज होने वाला है। आधातु का आज दूसरा डे होने वाला है। हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 गो होता है, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम। अब प्रोटोनियम के हम बारे में देखो पढ़ते हैं। वन हाइड्रोजन के जो है वन जो है समस्थानिक सामान्य हाइड्रोजन, यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। प्रोटोनियम में जो है हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक प्रोटोनियम में न्यूट्रॉन पाया जाता है नहीं, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। प्रोटोनियम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम अथवा डी, इसे डी से ड्यूटेरियम को क्या होता है, डी से भी संकेत किया जाता है। भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त क्या होता है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को डी से सूचित किया जाता है। ड्यूटेरियम को किसे सूचित किया जाता है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में कितना प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तीसरा क्या है, ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम अथवा ये ट्राइटेरियम को टी से प्रदर्शित किया जाता है। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या है, ट्राइटेरियम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है, क्लोरीन। सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा है, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CA पोस्ट के अंदर जो है OCl इंटू Cl। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनिया क्लोराइड। शुष्क सेल मतलब ड्राई सेल में विद्युत अपघटन कैसे होता है, अमोनिया क्लोराइड से। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा को। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा को। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है, आर्गन। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है, आर्गन। शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हैलोजन तत्व की अभिक्रियाशीलता क्रम, हैलोजन तत्व जो है उसमें जो है उसका क्रियाशीलता सबसे अधिक क्रियाशीलता क्लोरीन के, उससे कम क्लोरीन के, उससे कम ब्रोमीन के, उससे कम आयोडीन के, उससे कम स्टेनिन के। हैलोजन तत्व के सबसे अधिक क्रियाशीलता किसका होता है, क्लोरीन के, उससे कम क्लोरीन के, उससे कम ब्रोमीन के, उससे कम आयोडीन के, उससे कम स्टेटिन के। बीच में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन। बीच में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन का स्राव में कमी आता है, थायरोक्सिन हार्मोन। आयोडीन की कमी से शरीर में किस हार्मोन में कमी आती है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व है जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन। कौन सा तत्व है जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन। हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें अधिक चमक होता है, आयोडीन। हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जो सबसे अधिक चमकता है, आयोडीन है। जल के बीज संक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का। जल के बीज संक्रमण में किस हैलोजन ग्रुप का तत्व का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण, पूर्ण होते हैं। उत्कृष्ट अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश क्या होता है, पूर्ण होता है या अपूर्ण, अपूर्ण होते हैं। उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में
प्रस्तुत की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रांसियम। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रांसीसियम का। किस गैस को एस्टराइजर गैस भी कहा जाता है? जिनॉन को। किस गैस को एस्टराइजर गैस भी कहा जाता है? जिनॉन को। पटाखे के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं श्वेत फास्फोरस। पटाखे के निर्माण में किसका प्रयुक्त होता है? श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी के मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व है सेलेनियम। फोटोकॉपी का मशीन में किसे प्रयोग किया जाता है? सेलेनियम को। ब्रिंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ब्रिंजक अभिकर्मक के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किसे किया जाता है? क्लोरीन का। ब्रिंजक अभिकर्मक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सा है? ओजोन। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से जान प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या आता है? H2SO4। विद्युत अपघटकों के विलयन में से किस कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटन जो होता है तो कार के बैटरी को कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। हेलोजन अम्लों में प्रबलता अपचयक कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। हेलोजन अम्लों में प्रबलता अपचयक कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। फल्सिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। फल्सिंग गैस में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन गैस। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनिया। घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? अल्फा सल्फर। फ्लावर्स ऑफ सल्फर मिल्क सल्फर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? आयोडीन। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक और दर्द निवारक के रूप में किया जाता है? आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडॉन। कौन सा उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। हीलियम, आर्गन एवं नियॉन के वे उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करता है। हीलियम, आर्गन और नियॉन वे उत्कृष्ट गैस है जो कभी किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करता है। मौसम संबंधित अध्ययन के लिए किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। मौसम संबंधित अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? टाइटेनियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? टाइटेनियम जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। माचिस में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के गर्भाधान हेतु किस में रखा जाता है? उसको द्रवित नाइट्रोजन में। पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर होने वाला है? पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण
शारीरिक वृद्धि धीमी होती है प्रोटीन के कारण। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर का जो है मानव शरीर का वृद्धि नहीं हो पाता है? प्रोटीन के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा को हर्ष के विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है। हमारे शरीर की त्वचा के अंदर जो विद्यमान वसा रहता है वो क्या है? ऊष्मा हर्ष को विरुद्ध अवरोध करता है, उसको ऊष्मा का हर्ष नहीं होने देता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन का हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। किस विटामिन का हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्शियम। विटामिन डी को क्या बोला जाता है? कैल्शियम। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम होना चाहिए। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। स्तनपान करवाने वाले माँ को प्रतिदिन आहार में कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के। अलसी, सीसी, तीसी। अलसी और तीसी जो है किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अलसी और तीसी। अलसी और तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 और वसीय अम्ल का। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। मांस की तुलना में मछली को सुपचार और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहुत असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। मांस की तुलना में जो है मछली के सुपचार और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाता है। मानव शरीर में जो अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य जो है संतुलन कौन बनाता है? फास्फोरस बनाता है। मानव शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य जो है संतुलन बनाता है फास्फोरस। पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक है? लौकी। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौकी। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को बचाता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। मानव शरीर में जो है विटामिन ए जो है किस अंग में स्टोर होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ का किसका होता है? प्रोटीन का। अधिकांश प्राणी के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? सेब का पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। सेब जो हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्या है? क्यों है? पोटेशियम के कारण। पोटेशियम हृदय के कारण क्या होता है? हृदय घात को बचाता है पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित रहता है। दूध में कौन कौन सा तत्व सम्मिलित रहता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और पोटेशियम। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? त्वचा में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बुलेटिन प्रोटीन। गेहूं में कौन सा? बुलेटिन प्रोटीन पाया जाता है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध हल्के पीले रंग का क्यों होता है?
कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। दूध का श्वेत रंग किसका उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का श्वेत रंग होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और B3 को। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और B3 को। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के सहायक होता है? विटामिन B6। कौन सा विटामिन सपना जो है उसको पर्याप्त अवधि बहुत लंबे समय के लिए याद रखने के लिए जो उसको सहायक होता है? विटामिन B6 को। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? 0। एक गिलास पानी पीने से कितना हमें ऊर्जा मिलता है? 0 ऊर्जा मिलता है, कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। बासमती चावल जो है जब हम पकाते तो लंबा क्यों हो जाता है? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज। दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज सेकेराइड। किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है? विटामिन सी की कमी। स्कर्विक कमी से क्या होता है? स्कर्विक रोग होता है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में होता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होता है? प्रोथ्रोम्बिन में। किसके संश्लेषण में विटामिन के का विशिष्ट भूमिका होता है? प्रोथ्रोम्बिन में। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में। पौधे में जो है ग्लूकोज किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। और जंतु में ग्लाइकोजेन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन क्या है? आवश्यक एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है लेकिन इसका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा को क्या कर लेते हैं? पोषण को अवशोषित कर लेते हैं। वसा व पोषण को अवशोषित कर लेते हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री में 57 की क्रांति का दूसरा दिन होने वाला है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के जो ब्रिटिश राजा के हाथ में दे दिया गया। 1857 के विद्रोह के जो दमन हुआ उसके पश्चात भारत का कौन सा अधिनियम आया था? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारत शासन अधिनियम 1857। भारत शासन अधिनियम इलाहाबाद में जो है लॉर्ड कैनिंग जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, वहीं पर इसको पढ़ा गया था। और इस कंपनी का एक अधिकार लेकर किसे दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब किया? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? पील आयोग का। वर्ष 1857 के विद्रोह में जो है भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया, उसमें किस आयोग के द्वारा? पील आयोग के द्वारा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था?
1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज का आलोचना किया था? मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर जो था, एक शायर था जो अंग्रेज का आलोचना किया था, वो था मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग एवं जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ रहे, यानी न्यूट्रल रह गया। शिक्षित वर्ग, जमींदार वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह पर जो है भारतीय भाषा में लिखने वाला पहला भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा था? जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा। 1857 के विद्रोह को जो है बिहार से कौन नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर और सिंधिया। 1857 के विरुद्ध विद्रोह में जो है ग्वालियर और सिंधिया ने किसे समर्थन किया था? अंग्रेजों का। देखो 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें हैं, उस पुस्तक का नाम है और उसका लेखक कौन है? द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक किसका है? अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसका है? विनायक दामोदर सावरकर। इसे क्या बोलते हैं? बीडी सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसका है? बीडी सावरकर का। 1857 किसका बुक है? एसएन सेन का। 1857 किसका बुक है? एसएन सेन का। सिक्वाय यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसका बुक है? आरसी मजूमदार। सिक्वाय यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसका बुक है? आरसी मजूमदार का। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूनिटी किसका है? टीआर होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिटी टीआर होम्स। रिबेलियन 1857 किसका है? पीसी जोशी। कॉसेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसका है? सर सैयद अहमद खान। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? ऑटोड्रमर टेलर ने। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र किसने कहा था? ऑटोड्रमर टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? आरसी मजूमदार। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन है? एसएन सेन। भारतीय स्वाधीनता का सरकारी इतिहासकार कौन है? एसएन सेन है। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत। 1857 के विद्रोह को कौन सा मत दिया? डॉक्टर एम.एन. सेन ने कौन सा मत दिया है? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया। किसका कहना था? एन.एम. सेन के। 1857 ईस्वी को विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। 1857 ईस्वी का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। किसका था? अशोक मेहता का। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसका है? बीडी सावरकर। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसका है? बीडी सावरकर। तथा कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम किसका है? आरसी मजूमदार का। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। किसका कहना था? सर जॉन लॉरेंस का। पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसका कहना था? सर जॉन लॉरेंस। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था बेंजामिन डिजरालिया को। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसका है? बेंजामिन डिजरालिया। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण सर्विस यूथ कारतूस था। क्या था? पी रॉबर्टसन का क्या कहना था? 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण क्या था? सर्विस यूथ कारतूस। टीआर होम्स का क्या कहना था?
यह सभ्यता में बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स का क्या कहना था? सभ्यता में बर्बरता का संघर्ष। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स ऑटोड्रम का क्या कहना था? अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र। अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र किसका कहना था? डब्ल्यू. टेलर और ऑटोड्रम का। रीज का क्या कहना था? ईसाइयों धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध। ईसाइयों धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध किसका कहना था? रीज का। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोह में एक अकेली पुरुष थी। हीरोज ने क्या कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में? पूरा लड़ाई में 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मी